बच्चों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में मैं सेबी तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यह अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम लोग समझ लें कि यह जो फ्लक्स शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है फ्लैक्सस। फ्लैक्सस से आता है जिसका अर्थ होता है फ्लो या प्रवाह। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम छोकर सिर्फ फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स लैटिन भाषा का एक शब्द है फ्लैक्सस, इससे बना हुआ है। इसका अर्थ होता है प्रवाह, बहना, प्रवाहित होना। अब फ्लक्स का साधारण रूप से तो प्रयोग हम लोग द्रव के लिए कर सकते हैं, गैसों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रयोग हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए करेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने यह बताया था कि अगर दो समान आवेश हों, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अब अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी सतह को रखें, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में किसी सतह को रखा जाए तो यह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह को पार करके गुजरेंगी, पार कर जाएंगी, गुजर जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग आवेशों को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन चुंबक को देख सकते हैं। देखो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं दिखाने जा रहा हूं। यह लोहे का एक टुकड़ा है, नट बोल्ट है। यह लोहे का एक टुकड़ा है। यह एक चुंबक है, स्पीकरों में यूज होने वाला चुंबक। अब अगर हम लोग इस चुंबक को इस कार्डबोर्ड के नीचे से घुमाएं तो देखो यह लोहे का टुकड़ा घूम रहा है। यह देखो, यहाँ देख सकते हो, इस चुंबक को मैंने कार्डबोर्ड के नीचे रखा, इसको घुमाया और यह लोहे का टुकड़ा घूम रहा है। इसका मतलब यह कि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इस कार्डबोर्ड को पार कर गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी सतह से विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं भी गुजर जाएंगी। तो बच्चों, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सतह का वैद्युत फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। एक बार फिर से इसको समझ लें। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सतह का विद्युत फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक हो तो फ्लक्स अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो तो फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई संकेत है, इसको जानते भी हो। तो फ्लक्स की हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं इसके अनुसार। किसी सतह का वैद्युत फ्लक्स
उस सतह के लंबवत उस सतह के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। संख्या के बराबर होता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि यह सतह वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा और उस सतह के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जिनकी संख्या को सतह का वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाएगा। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम लोगों ने पहले ए में लिखा। वैद्युत फ्लक्स का संकेत फाई होता है, यह मैंने बताया। अब वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किस प्रकार से मैथमेटिकली व्यक्त करें, इसके लिए यह समझ लें कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। 11th में और 9th में भी सदिश अदिश पढ़े हो। अदिश वह है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और सदिश में क्या होता है, तो परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और यह दो सदिशों के अदिश गुणन के बराबर होता है। दो सदिशों के अदिश गुणन के बराबर होता है। अदिश गुणन और सदिश गुणन याद है। 11th में यह पढ़ना है दो सदिशों का अदिश गुणन और दो सदिशों का सदिश गुणन। अगर याद होगा तो अदिश गुणन को हम लोग डॉट द्वारा सूचित करते हैं और सदिश गुणन को क्रॉस द्वारा सूचित करते हैं। तो अगर दो सदिश हो, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी और उनके बीच डॉट हो, तो ये क्या होगा, तो अदिश गुणन होगा और यह ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। थीटा कहाँ से आया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हुआ। अगर यह दोनों सदिशों का सदिश गुणन लिखें तो यह ए बी साइन थीटा होगा। इसको बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसको कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अदिश गुणन में दो सदिश होते हैं, उनका गुणनफल अदिश होता है और उसे डॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोगों ने कहा कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और यह दो सदिशों के अदिश गुणन के बराबर है। तो पहला सदिश कौन है, तो पहला सदिश वेक्टर ई है, वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई सतह स्थित होता है। तो पहला सदिश वेक्टर ई है, वैद्युत क्षेत्र है। और दूसरा सदिश क्या है, तो दूसरे सदिश को एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। दूसरे सदिश को एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अगर कोई सदिश किसी क्षेत्रफल से संबद्ध हो तो उस क्षेत्रफल को सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है
और तब उस क्षेत्रफल को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि MN कोई सतह है, यह एक काल्पनिक सतह है, स्वैच्छ सतह है। स्वैच्छ जिसे अपनी इच्छा के अनुसार बनाया गया हो, काल्पनिक तो समझते हो। यह एक सतह है MN, काल्पनिक सतह है, स्वैच्छ सतह है, और इसके सतह का क्षेत्रफल S है। S का मतलब सरफेस एरिया हुआ, सतह का क्षेत्रफल। अब इस सतह को हम लोग छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं और मान लेते हैं कि यह इस सतह का एक छोटा भाग है, बहुत छोटा भाग है। इसको हिंदी में अल्पांश कहते हैं, अल्प अंश, और इसका अंग्रेजी एलिमेंट है। तो हम लोग मान लें कि यह MN एक काल्पनिक स्वैच्छ सतह है जिसमें एक अल्पांश माना गया है। तो अल्पांश चूंकि छोटा है तो उसका क्षेत्रफल भी छोटा होगा, तो इसलिए अल्पांश के क्षेत्रफल को हम लोग DS द्वारा सूचित करते हैं। D या DS अवकलन का पार्ट है, हम लोग पढ़े भी हैं, तुम भी पढ़े हो अवकलन। DS अल्प भाग, S का बहुत छोटा भाग DS हुआ। अब अगर इस अल्पांश से कोई सदिश संबद्ध हो तो उसको अल्पांश सदिश कहा जाता है, एलिमेंट वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने लिखा, और इसका संकेत वेक्टर DS होता है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और यह दो सदिशों के अदिश गुणन के बराबर होता है। पहला सदिश वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है जिसमें कोई सतह स्थित है, और दूसरा सदिश क्षेत्रफल सदिश है जो इस सतह का अल्पांश है। तो अब इन दोनों सदिशों के अदिश गुणन के बराबर वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं संक्षिप्त में। यहां लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। यह दो सदिशों वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। अदिश गुणन के बराबर होता है। अब चित्र में देखो, MN एक काल्पनिक स्वैच्छ सतह है, काल्पनिक स्वैच्छ सतह है। वेक्टर DS इस सतह का अल्पांश सदिश है। वेक्टर DS इस सतह का अल्पांश सदिश है। इसमें एक और चीज समझ लिया जाए कि अल्पांश सदिश की दिशा हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब इस तरह तो चित्र हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए इसको इस तरह बनाया गया। लेकिन अल्पांश सदिश या क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। यह अल्पांश सदिश है और इसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश भी कहेंगे।
अब वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र है, वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें यह सतह स्थित है, थीटा इनके बीच का कोण है। तो हम लोग इस अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए? तो अल्पांश चूंकि छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा और अल्पांश के वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डी फाई द्वारा सूचित करेंगे। फाई इस पूरे सतह का वैद्युत फ्लक्स है, तो इसके अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स डी फाई हुआ। और जो हम लोगों ने यहाँ परिभाषा में लिखी एक्सप्लेनेशन में, यह जो वैद्युत फ्लक्स होगा यह दो सदिशों के अदिश गुणन के बराबर होगा। एक सदिश होगा वेक्टर ई और दूसरा सदिश होगा वेक्टर डी एस, और यह बराबर होगा ई डी एस कॉस थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर हम लोग पूरे सतह का वैद्युत फ्लक्स निकालें, पूरे सतह का वैद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात किया जाए तो इसको हम लोग फाई कहेंगे, और फाई इंटीग्रेशन डी फाई के बराबर होगा, समाकलन जानते हो। और यह वेक्टर ई इंटीग्रेशन डी एस और यह कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा यहाँ फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डी एस का इंटीग्रेशन एस होता है, इसलिए फाई बराबर ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा होगा। यह पूरी सतह के वैद्युत फ्लक्स का मान है। कई जगहों पर एस के बदले ए का प्रयोग भी किया जाता है। ए मतलब एरिया और एस माने सरफेस एरिया। इसको हम लोग समीकरण 2 बना देते हैं, और यह जो है ई डी एस कॉस थीटा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि अगर वेक्टर डी एस और वेक्टर ई जिसके बीच का कोण थीटा है, अगर एक ही दिशा में काम करें तो फ्लक्स का मान कितना होगा, और अगर लंबवत हो जाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा, और अगर एक दूसरे के विपरीत हो तो फ्लक्स का मान कितना होगा। अब पहली स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर डी एस समान दिशा में कार्य करें, समान दिशा में कार्य करें, तब क्या होगा? तब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होगा। यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि यह अल्पांश है और यह वेक्टर ई और वेक्टर डी एस एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इनके बीच का कोण 0 होगा। और इसलिए अगर समीकरण 1 का प्रयोग करें या 1 में यह मान रखें तो डी फाई बराबर ई इंटू डी एस होगा। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस होगा। और जैसा कि जानते हो कॉस का महत्तम मान 1 होता है, अतः यह वैद्युत फ्लक्स का महत्तम मान होगा।
दूसरी स्थिति में हम लोग समझ लें कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर ds परस्पर लंब हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। cos 90 डिग्री का मान जानते हो, cos थीटा cos 90 डिग्री और 90 डिग्री इक्वल टू 0। cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। इसको हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि यह अल्पांश हो गया और यह वेक्टर ds हुआ और यह वेक्टर ई हुआ और दोनों परस्पर लंब हुए। तो इस स्थिति में अगर समीकरण 1 में यह मान रखें, समीकरण 1 में यह मान रखें तो d फाई का मान 0 होगा, क्योंकि cos थीटा का मान यहाँ पर 0 है और d फाई बराबर ई ds cos थीटा होता है। तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर ds विपरीत दिशाओं में कार्य करें, विपरीत दिशाओं में कार्य करें, तब थीटा का मान 180 डिग्री होगा और cos थीटा cos 180 डिग्री -1 होगा। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि यह अल्पांश है, इस दिशा में वेक्टर ds और इस दिशा में वेक्टर ई। यह कोण 180 डिग्री। तो अगर इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखें, इस मान को समीकरण 1 में रखें तो d फाई बराबर -e इंटू ds होगा और यह वैद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान होगा। यह वैद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान होगा। यहाँ देख सकते हो कि दोनों सदिश समान दिशा में कार्य करें तो वैद्युत फ्लक्स महत्तम है, परस्पर लंबवत कार्य करें तो वैद्युत फ्लक्स 0 है और विपरीत दिशाओं में कार्य करें तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है और न्यूनतम है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखते हैं। SI मात्रक, SI मात्रक तो जैसा कि हम लोगों ने सूत्र लिखा है, या फाई बराबर होगा E इंटू एस या E इंटू ए। ई वैद्युत क्षेत्र होगा जिसका मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलम्ब और यह मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पावर -1। एक और इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होगा वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का दो मात्रक हुआ, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब और दूसरा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर। और वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र अगर देखें,
वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र अगर देखें तो फाई इज इक्वल टू ई के लिए एफ बटा क्यू हम लोग लिखे हैं, ई के लिए एफ बटा क्यू, और यह क्षेत्रफल हुआ तो यह एम एल टी पावर माइनस टू, यह बीमा हो गया बल का, आवेश के लिए ए टी और क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर। तो फ्लक्स का विमीय सूत्र हुआ एम एल क्यू टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन, एम एल क्यू टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन। और तीसरे में इसकी जो प्रकृति होगी सदिश या अदिश, तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होगा, इसको हम लोग ऊपर लिखे भी हैं, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होगा। बच्चों यहाँ तक यह वैद्युत फ्लक्स आशा है कि इसको पढ़ोगे या समझ में आएगा। इसको देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर अगले वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे।